जितना तेजी से मोदी जी का गमछा घूम रहा है उतने तेजी से गर्दा उड़ रहा है। कुछ कुछ परिस्थिति वैसी बन गई। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, मनीषा वाजपेयी जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। मनीषा जी का स्वागत है। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी का स्वागत है। शौर्य सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी नहीं शौर्य सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, पुरोहित जी का बहुत स्वागत। मनीषा वाजपेयी जी, एक मैं अभी समाजवादी पार्टी के सांसद को सुन रहा था, सनत पांडे जी, वो कह रहे थे कि बाकी तो अच्छी बातें कही, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी दूसरे के प्राण लेने की तो हम लोग उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव लड़ना है या चंबल वाला मुकाबला होना है, बात समझ में नहीं आई। और ये अगर ये कोई फार्मूला था तो इस फार्मूले को बिहार में कहीं नहीं लागू कर लिए, वहीं कुछ जीत आगे बढ़ जाती बात। मेरे ख्याल से लोकतंत्र में यहां तक तो सुना जाता है कि हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। ये शब्द तो हम सुनते हैं कि हम लक्ष्य के लिए प्राण दे देंगे, आत्माहुति दे देंगे, लेकिन ये नहीं सुना जाता लोकतंत्र में कि हम दूसरे का टेटुआ दबा देंगे। मनीषा वाजपेयी जी, सबका नमस्कार और आप सभी को नमस्कार जी। ये बात मैंने भी सुनी और मुझे लगा कि क्या मैं गलत सुन रही हूँ या ये गलत कह रहे हैं, या भूलवश गलत कह गए या जानबूझ करके इन्होंने ऐसा कहा। ये वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं, आज से भी नहीं कर रहे हैं, और इसी कमोवेश आप चले गए बिहार की राजनीति में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए। सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने यूपी छोड़ करके पूरा समय बिहार के इलेक्शन में दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि नहीं, हम जो है ये बिहार जीतेंगे, उसके पश्चात हमारी राह खुल जाएगी यूपी के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, पुनर्अवलोकन करना चाहिए। जो आप अभी कह रहे थे बात, कि कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि चैतन्य अवस्था में नहीं है, ऐसा उड़ाया जा रहा था नीतीश कुमार जी के लिए। मुझे लगता है कि जब चैतन्यता तो नीतीश कुमार जी में सबसे पहले आ गई थी, जब जनवरी 2024 में उन्होंने इंडी अलायंस को छोड़ करके अपना समर्थन वापस उनसे लेकर के अपना एक वजूद कायम रखा, अपना एक अस्तित्व कायम रखा था। तो वो आप लोगों को सीखना चाहिए, उनकी वरिष्ठता से, उनके अनुभव से सीखना चाहिए। और अगर आज भी समाजवादी पार्टी सीख नहीं पा रही है, आपने क्या किया? आप हारी, कांग्रेस को उन्होंने साथ नहीं लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उनका नुकसान किया दिल्ली में। बिहार में तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से अभी फिलहाल समाप्त हो चुके हैं। अगले 5 वर्ष बाद क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने भी यही किया। तो ये जो मेहनत से बनाई हुई पार्टी है, चाहे वो सपा है, मुलायम सिंह यादव जी की बनाई हुई, लालू यादव जी ने बनाई, तेजस्वी यादव ने जी बनाई, ठाकरे की आप देख लीजिए, टीएमसी देख लीजिए, ये इतनी बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी हैं और एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं जो कि सिंगल डिजिट में अपने संख्या लेकर के आता है। और जब तक ये ऐसा नेतृत्व राहुल गांधी जी को प्रदान करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी ईयर की और किसी भी स्टेट की, किसी भी प्रांत की नैया पार होने वाली है। ठीक, मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा। शौर्या जी, बिहार के जनादेश से सपा ने क्या सीखा? चूंकि बिल्कुल बिहार और उत्तर प्रदेश रोटी बेटी का मामला है, एक सी रीति है, एक सा रिवाज है, एक सा त्यौहार है, इलाहाबाद से चलिए और बिहार के आखिरी छोर तक एक सी भाषा है, सब कुछ, बहुत कुछ साम्यताएं हैं। और अखिलेश जी ने वहां खुद को इलेक्शन कैंपेन में बहुत जोरदारी से उतारा भी। बिहार से क्या लेसन समाजवादी पार्टी मानती है कि उसके लिए आया है 27 के लिए? शौर्या जी। जी अमिताभ जी, पहली बात तो कि धन्यवाद इस चैनल पे बुलाने के लिए और इतने अच्छे डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, अपनी पार्टी का आवाज रखने के लिए, उसके लिए पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगी। दूसरी चीज, जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का ये भी जवाब दूंगी। और एक लास्ट में आपने ये चीज पूछी कि क्या आपने उससे कुछ लेसन सीखा बिहार के चुनाव से, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग उस चीज से, बिहार के इलेक्शन से हमने लेसन नहीं सीखे हैं। बिहार के इलेक्शन से
और जिस तरीके से एसआईआर का प्रकरण इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चल रहा है, तो हमारे जितने पार्टी के बीएलए हैं वो बीएलओ के साथ में संपर्क करके और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी कहूंगी समय बहुत कम दिया गया है और बिहार के इलेक्शंस का प्रभाव हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस देखे हैं और कंडक्ट करे हैं और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके प्रभाव से हमें नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की, जैसे आपने बोला कि रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की जो राजनीति है वो दोनों में बहुत अंतर है। और मैं एक बात और कहूंगी कि आज एनडीए महागठबंधन की जीत के बाद भी जो बिहार की जनता है उनमें आक्रोश क्यों है? बिहार की जो जनता है, बिहार के जो युवा लोग हैं, वो लोग अभी भी रैलियां क्यों निकाल रहे हैं? वो लोग इस जीत को जीत मान क्यों नहीं रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हम लोग के नजर में। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए शौर्या जी, है क्या कि पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हम जनता बता देते हैं, तब समस्या, तब भ्रम पैदा हो जाता है। आरजेडी छोटी पार्टी तो नहीं है, हर जिले में 100, 200, 500 लोगों को जुलूस निकालने के लिए कह सकती है और निकल सकता है जुलूस, टीवी पे चल भी जाएगा, माना जाएगा पूरा बिहार उठ खड़ा हुआ। नहीं, अभी तो वोट हुआ ना, वोट से बेहतर और क्या हो सकता है, ये हम सबको मानना चाहिए। इस जितनी जल्दी, शौर्या जी आगे बात, अब दोबारा में आएंगे, जितनी जल्दी राजनीतिक दल अपने अपनी आंखों के मोतियाबिंद का इलाज कराएं उतना उनको ही लाभ है, बाकी किसी को नहीं। किसी भी तरह का मोतियाबिंद चाहे काला हो चाहे सफेद हो, वो नुकसान देता है। सत्य को देखिए। मैं पुरोहित जी के पास चलूं, दो बातें कही जा रही हैं, एसआईआर ने जिता दिया और 10,000 ने जिता दिया। सब छोटे बड़े सब यही करे। मैं कहता हूं ये दोनों चीजें ज्यादा बड़े फलक पर, ज्यादा जोरदारी से, ज्यादा व्यापकता के साथ उत्तर प्रदेश में भी होंगी। एसआईआर चल रही है, योजना का इंतजार करिए, वो भी आ रही है, बन रही है, ठीक। तब क्या करोगे? अगर बिहार में जीत के कारण यही दो थे तो उत्तर प्रदेश का तो परिणाम फिर हमको पता लग गया आपके मुताबिक, बिना वोट के। ये समझना पड़ेगा। पुरोहित जी, 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, राहुल जी सार्वजनिक मंच पर आए और उन्होंने कहा हमने मोदी का आत्मविश्वास तोड़ दिया, मोदी 56 इंच थे, हमने 30-32 में कन्वर्ट कर दिया उनके सीने को, उसको। फिर उन्होंने कहा कि अब मोदी को लोग मजाक का पात्र समझने लगे हैं, फिनिश कर दिया नरेंद्र मोदी को। ऐसी कुछ घोषणाएं उन्होंने की, वो पब्लिक डोमेन में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने चुनाव हुए देश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ने, कांग्रेस का गर्दा ही कर दिया। नहीं, कहां आप उनका वो छाती नापने जा रहे थे और कहां ये स्थिति हो गई? पुरोहित जी, नहीं। अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपने विपक्ष को एक लेसन दिखाने की बात की, बहुत टाइमली, बहुत अर्ली। यूपी चुनाव में भी टाइम है, उसके बावजूद आपने पहले सब चैतन्य शब्द का आपने उपयोग किया, बीजेपी के विरुद्ध विपक्ष को चैतन्य करने की आपने जो प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद है। अभी बिहार का एक नैरेटिव चल रहा है कि बिहार में विपक्ष हार गया। विपक्ष हार गया जरूर, सीटों के मात्रा में, अनुपात में हारा है, लेकिन वोट 37.5% विपक्ष को आया है। वोट में इतनी ज्यादा कमी नहीं हुई है, इसलिए हम कहें कि साहब गर्दा उड़ गया। गर्दा नहीं उड़ा, थोड़ी राजनीतिक सूझबूझ का अभाव मैं मानता हूँ। अगर वो पहले से प्लान्ड होता, रणनीति तय होती तो और अच्छा होता। लेकिन आप जो उत्तर प्रदेश के संबंध में कह रहे हो और 2024 के संबंध में कह रहे हो, मोदी जी की क्या हालत हो गई थी, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मोदी की गारंटी, ये पार वो पार। तो इंडिया अलायंस जो बना था उसने मोदी जी की नॉन बायोलॉजिकल गारंटी को फेल किया, इसलिए उसको ये नहीं कह सकते। इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पे बना था लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें काफी हद तक सफलता भी पाई। अब आप आ रहे हो 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार चुनाव में, आप कह रहे हो योजना तैयार है। मैं इसको वोट करप्शन कहूंगा और मॉरलिटी और एथिक्स की जो तिलांजलि मोदी सेंट्रिक बीजेपी, आपने भी कहा मोदी जी के लिए, तो मोदी सेंट्रिक बीजेपी है, उसने जो तिलांजलि दे दी मॉरलिटी एथिक्स के लिए, वो महाराष्ट्र में भी यही किया।
और बिहार में भी है क्या, इसको विपक्ष को आप कह रहे हो समझना चाहिए कि फिर ये वोट चोरी से ज्यादा वोट करप्शन पे विश्वास रखेंगे। 27 के पहले ऐसी योजना लाएंगे खाते में, आम आदमी आज तो बड़ा आप चुनाव परेशान नहीं है, लड़ेंगे? उसको आप पैसे दे चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस? नहीं, मैं बिल्कुल कांग्रेस लड़ेगी, तो चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेगी, लड़ेगी ना? मजबूती से लड़ेगी, अच्छा, बिल्कुल लड़ेगी भी? मजबूती से लड़ेगी। ओके। ये नैरेटिव बनाने का, फॉल्स नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का ठीक। जनसंघ के जमाने का फॉर्मूला है बीजेपी का कि विपक्ष जी। टूटने वाला है, अलायंस टूटने वाला है। ठीक है पुरोहित जी। देश के अंदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जी। है अमिताभ जी। अपन कहे साहब ममता दीदी और लेफ्ट में लड़ाई है, वहां कैसे हो गए, केरल में कांग्रेस लेफ्ट कैसे हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के जो मिलिशिया फॉर्मेट है ये इस चीज से परेशान है। और लेकिन आप देखिएगा 4 चुनाव आप कह रहे हो आने वाले हैं, उसमें अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलती तो यही कहेंगे ना फिर नैरेटिव की मोदी का जादू फिर फेल हो गया। वो ये ठीक। हरियाणा में भी वोट जी। परसेंटेज 10-11% कांग्रेस का बढ़ा और वो सीटें कम आई। उस चीज को तो आप सही कह रहे हो, मैंने जब भी आपको साधुवाद दिया, पक्ष को ठीक। इसका एनालिसिस करना चाहिए कि ठीक वोट है। परसेंटेज भी आ रही है, सीटें कम जी। क्यों आ रही है, उसका थोड़ा ठीक है सा राहुल जी। मैथमेटिक्स करेंगे तो मजबूत होगी। पुरोहित जी ठीक है, 2-3 बातें कह दूं ताकि तथ्य साफ रहे। तथ्य बड़े पवित्र रहने चाहिए, उनमें घालमेल ठीक नहीं भाई, गल्लू घारा। एक बात तो मैं शौर्या जी से कहूंगा, 2014 से लेकर और 2025 में जो बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, वहां तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें एक अपवाद है 24 का लोकसभा, बाकी शेष 2 लोकसभा, 2 विधानसभा, बाई इलेक्शंस, स्थानीय निकाय के चुनाव, सारे चुनाव में समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। एक अपवाद को नियम नहीं मान सकते, ऐसा नहीं बना। जिनको रणनीति बनानी है उनको कम से कम ये समझ होनी चाहिए, जिनको रण लड़ना है उनको ये समझ होनी चाहिए कि एक अपवाद को नियम नहीं मानते चुनावी प्रबंधन में। और कांग्रेस को तो प्रणाम है, इनकी बुद्धि को तो प्रणाम करो, वही ठीक है। तर्क से कहां बहस कर में उलझेंगे। जब जनसंघ, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद जीत के आए तो राजीव गांधी ने कहा हमने इनकी नसबंदी कर दी भाजपा वालों की। बड़ा ठाके लगे, बोले हाँ भाई साहब क्या बात कही। तब ये नहीं बताया कांग्रेस ने कि लेकिन वोट परसेंटेज भाजपा के पास है, सांसद 2 जीते, अब आप यहां वोट परसेंटेज गिना रहे हो। भाई एक रास्ता चलो, वहां उनकी नसबंदी कर दी थी, बिहार में आपका क्या हुआ, चकबंदी हो गई। हम कह रहे हैं उनकी नसबंदी हुई, लेकिन आपकी तो चकबंदी हो गई, फिर कुछ तो मानो। और इन बातों से या तो मानो कि चुनाव ठीक है तो लड़ो, और चुनाव भ्रष्ट है, गलत है तो काहे को लड़ रहे हो, फिर न लड़ो, फिर जन आंदोलन करो। और मैं भाजपा के पास चलूं आनंद दुबे का, उससे पहले एक बात और कह दूं, इनके पास तो चलो 2014 से ही मामला है सपा का, उससे पहले अखिलेश यादव सरकार थी ही, चली रही। कांग्रेस में तो लोग कह रहे हैं कि शायद 94, 95, 96 पराजय हो गई हैं। 100 पराजय होने में 2, 3, 4 पराजय का ये जगह खाली है। कहीं तो रुकना होगा। गाड़ी ढलान पर थी और ब्रेक फेलता वो नीचे ही जाएगी महाराज। पुरोहित जी नहीं, राजनीति में केवल हमसे का वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक बड़े नेता ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अब वो उद्धव ठाकरे आपकी पार्टी अलायंस के मेंबर हैं, बड़े मेंबर हैं, बाला साहब के लड़के हैं, मुख्यमंत्री हैं पूर्व। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में वोटर जागरण यात्रा निकाली थी, बोले उनकी यात्रा का यह परिणाम हुआ कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का वोटर जागृत हो गया। क्या ये हम नहीं कह रहे, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी के प्रचार ने बिहार में बीजेपी और जनता दल के वोटर को जागृत कर दिया, इसलिए कांग्रेस का यह हाल हो गया। ये आपके रिश्तेदार कह रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी ऑफिशियली कह रही है, बड़े नेता उनके कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नेतृत्व छोड़ देना चाहिए, खड़गे जी को छोड़ देना चाहिए, अखिलेश जी को देना चाहिए नेतृत्व। ये स्थिति तो आ गई ना पुरोहित जी। सोचिए, राजनीति में केवल और केवल विजय, आपका चेहरा विजय दिला सकता है तो ऐसे ऐसे गमछा हिलेगा, गर्दा उड़ाइए, और नहीं दिला सकता तो चुप पे घर बैठो, है
अदरक की चाय पियो, टीवी देखो। फिर ज्यादा बड़बोलापन ठीक नहीं। राजनीति में नेता वही जो जिता सके। आनंद दुबे जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिहार के उसकी कोई साम्यता है क्या? थोड़ा बहुत असर बिहार इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? एक तो ये, और दूसरा जैसे समाजवादी पार्टी के अभी शौर्या जी ने भी कहा कि हमने 24 में जो करिश्मा किया है हम उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे और बिहार के उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एक और तीसरा कोण है जो अभी सनत पांडे जी कह रहे थे कि अगर हमको जरूरत लगी तो हम दूसरे की जान भी ले लेंगे। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत खतरनाक मोड़ पर जा रही है। अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज जो पैनल है वो बड़ा शालीन पैनल रखा है। नहीं, पैनल शालीन होना चाहिए। हाँ, ठीक बात है जी। मैंने कहा शालीन ही होना चाहिए। हाँ, और क्या। हाँ, मतलब अमूमन समाजवादी पार्टी के और जो कांग्रेस के बड़े उदंड किस्म के जब प्रवक्ता आते हैं तो मुझे इस बात का दुख होता है कि ये टीवी पे बोल के अपनी ही पार्टी का वोट कम करते हैं। खैर, अमिताभ जी देखिए, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि जो लोग कल तक कहते थे कि आप मगध अराइए हम अवध हरा देंगे, अब वो लोग कह रहे हैं कि बिहार के नतीजों का उत्तर प्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने आप खुद सोचिए, जो वो कल तक कह रहे थे कि आप मगध हरा दीजिए हम इनको अवध में पटक देंगे, वो कह रहे हैं ना ना, अब बिहार का कोई लेना देना नहीं है। वो दुष्यंत कुमार का एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ गया इनकी हालात पर कि बाएं से उड़ के दाईं दिशा को गरुड़ गया, कैसा शकुन हुआ कि बरगद उखड़ गया, और लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। तो ये उजड़े हुए मेले का दृश्य है कि समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या कहें। अब जहां तक बात रही सनातन पांडे जी की, उम्र भी है, अवस्था भी है उनकी, तो और समाजवादी पार्टी के नेताओं के भाषा से आप क्या उम्मीद रखते? वो यही कहेंगे ना, जिनके चरित्र में ही गुंडागर्दी, अपराध, अराजकता हो, तो वो इसी तरह की बात करेंगे, जान ले लेंगे, जान दे देंगे। लेकिन ये सब गीदड़ भभकी है। इस तरह की बातें करके वो माहौल बनाना चाहते हैं। और देखिए, ये सच है कि सपा को उत्तर प्रदेश की जनता बहुत हिसाब किताब से समझ चुकी, इसीलिए इनको आईना दिखाने का काम बार बार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। अब अमिताभ जी, एक बड़ी बात, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके 3-4 बहुत बड़े मायने निकलते हैं। एक, बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि परिवारवादी पार्टियों का गेम ओवर हो चुका है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी पैकेजिंग करो, हमें कितने भी झूठ बोलो, हम गुंडागर्दी, जंगल राज को कभी भी समर्थन नहीं देंगे, कभी वापस नहीं आने देंगे। दूसरा, जो लोग कहते थे कि MY यानी कि MY मिला के ही 31% है, यानी हमारी शुरुआत 31% से, वो 23% पे चले। जो 31% की बात कर रहे थे कि 31% से हमारा स्कोर शुरू होगा, वो 23% पे आके गिर गए। तो जो फर्जी प्रपंच करके जो नए नए नारे दे रहे थे, MY, PDA, अच्छा अमिताभ जी, PDA का एक और नया नारा इस समय मार्केट में चल रहा, पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश। ये एकदम लोग कह रहे हैं PDA मतलब पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश। तो इन सारी चीजों को बिहार की जनता ने भी समझ लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी समझ लिया, और इसीलिए ये लोग झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। अब कोई EVM पे सवाल उठा दे रहा है, कोई चुनाव आयोग पे सवाल उठा दे रहा है, कोई अलग अलग बहाने बना रहा है। लेकिन ये तो सच है ना अमिताभ जी, कोई स्टूडेंट जो एग्जाम में फेल हो जाता है, वो आके घर पे अपने पेरेंट्स से ये थोड़े ना कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए फेल हो गया। वो तो यही कहता है
थोड़ा लेट हो गया था, गेट खुलने में देर हो गई, बड़ी हाथ पैर जोड़ा, तब जाके एंट्री मिली, क्लासरूम में पहुंचे। बोले अरे मेरे पेपर का सेट ही चेंज हो गया था, तो उसको ढूंढने में समय लग गया। फिर कह देंगे कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। हर जगह घुमाएंगे, लेकिन मुद्दे पे नहीं आएंगे कि गलती हमारी थी, कमी हमारी थी, हम जनता की भावनाओं को नहीं समझ पाए, जनता हमसे जो संवाद करना चाहती थी हम वो नहीं कर पाए। और अमिताभ जी, आखिरी बात, लोकतंत्र में संवाद का रास्ता है, विवाद का नहीं। आप जनता से संवाद करिए, आप विवाद के रास्ते को इख्तियार मत करिए। बिहार के बारे में दो बातें कही जाती हैं और वो दो नैरेटिव बहुत समय से है कि सामाजिक न्याय, कह लीजिए उसको सांस्कृतिक शब्द में कहो और बिल्कुल व्यवहारिक रूप से कहो तो जातियों की सियासत का सबसे बड़ा मंच है बिहार। आज से नहीं, लंबे समय से। लालू यादव वो सब लोग उसी की उपज है, नीतीश कुमार, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर साहब। उस जातियों के सबसे बड़े मंच पर नैरेटिव देश में यह था, मनीषा जी आपके पास आऊंगा, नैरेटिव देश में यह था कि जातियों के बड़े मंच पर भाजपा फेल हो जाती है, वहां भाजपा को पटकना आसान है। भाजपा हिंदू मुसलमान के खेल में जीत सकती है, लेकिन जातियों के मंच पर भाजपा पिट जाएगी। और बिहार से बड़ा कोई जाति का मंच भारत में है नहीं। एक दूसरा नैरेटिव कहा जाता है कि भाजपा शहरी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की टाएं टाएं फिस हो जाती है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, बिहार भारत का ग्रामीण हिस्से का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य है। जितना ग्रामीण हिस्सा बिहार में है उतना किसी राज्य में नहीं। इसलिए जातियों के दंगल में गांव देहात खेत मेड़ पर भाजपा ने लड़ाई जीती है, जो अभी तक माना जाता था कि इन दोनों मैदानों में भाजपा कमजोर है और तीसरी धारा के दूसरे दल चाहे आरजेडी हो चाहे सपा हो उत्तर प्रदेश में, वो मजबूत हैं। मनीषा वाजपेयी, ये मुझे लग रहा दोनों नैरेटिव्स यहां खंडित हुए। अमिताभ जी, नैरेटिव तो बहुत सारे खंडित हुए हैं और जो जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष वर्ग या शहरी वर्ग को देखती है, ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उसका एक ही नारा है, उस नारे में उन्होंने कुछ शब्दों का आगे जोड़ते रहते हैं। वो नारा है सबका साथ सबका विकास। इसी नारे को वो लेकर के चलती है। वो ना किसी एक वर्ग को लेकर चलती है, ना एक जाति को लेकर के चलती है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सफलता का मूल मंत्र है जो मुझे समझ में आता है। और अगर हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अगर आप देखेंगे कि सन 2006 में हमारे मायावती जी, उन्होंने भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का एक नारा दिया था। वो सबको लेकर के समावेशी होकर चली थी और 2007 में उन्होंने एक बम्पर जीत हासिल की थी। जब आप सबको लेकर के चलते, एक नेता को समावेशी होना चाहिए। आप डिवाइड वाली राजनीति जब तक करते रहेंगे, जब तक बांटते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, पीडीए में बांटेंगे या किसी भी जगह में बांटेंगे, आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात, ये जो एक निरर्थक बातें होती रहती हैं कि वोट चोरी और एसआईआर, ये सब जो एलिगेशन है, इसके बजाय मैं तो कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि अगर आपके पास अमूल्य संपत्ति है, बहुत बहुमूल्य आपके पास चीजें हैं, तो क्या करते हैं? जिनको सो कॉल्ड अमीर कहा जाता है, वो अपने घरों की दीवारें ऊंची ऊंची करते हैं, बड़े गेट लगाते हैं, गार्ड लगाते हैं, जो उनके पास संपत्ति है, धन संपदा है, उसको सुरक्षित रख सकें। और एक नेता की धन संपदा क्या होती है? उसके वोट, उसकी जनता। आप बाद में कहने लग जाते हैं कि वोट चोरी हो, उस समय आपके कार्यकर्ता कहाँ चले जाते हैं, आपके बीएलए कहाँ चले जाते हैं, आपके कोई भी कहीं कुछ देखता नहीं। पहले सुनिश्चित होते हैं सोशल मीडिया के आधार पे आप प्राइम मिनिस्टर बने जा रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर बने जा रहे हैं, धरातल पे आप काम करते नहीं हैं। और जब सोशल मीडिया जमीनी तौर पे नहीं आता है तो आप फिर से नारे लगाने लगते हैं। तो मुझे लगता है आकलन खुद का करना चाहिए। शौर्या सिंह जी, बिहार में पीडीए नहीं चला क्या? क्योंकि जितना अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए को रिप्रेजेंट करते हैं, तेजस्वी उससे 1 इंच कम नहीं करते बिहार में क्या? ये मुलायम सिंह जी के बेटे, वो लालू जी के बेटे, सब जगह इक्वलिटी है, कहीं कोई अंतर नहीं है, दोनों मूर्तियां एक सी। वहां पीडीए नहीं चला,
और जो एक नैरेटिव हुआ कि भाजपा पीडीए की विरोधी है, भाजपा ने पहले भी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया 20 में, जब सीटें कम थी तब, और इस बार भी सीटें कम आई, लेकिन एक पिछड़े वर्ग के नेता को फिर मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा ने तो नैरेटिव सेट कर दिया, लेकिन लालू यादव का पीडीए तो नहीं चला। और अगर बिहार में पीडीए नहीं चला तो क्या उत्तर प्रदेश में पीडीए के लिए खतरे की घंटी नहीं, फिर पीडीए नैरेटिव के लिए? शौर्या जी। जी, अभी कुछ समय पहले आपने एक बात रखी थी, वो बात ये थी कि आप 2024 के इलेक्शंस को आप बोल रही हैं कि वो जीत के ऊपर उसको सुनिश्चित कर रही हैं 27 का चुनाव लगा करके, और उसके पीछे जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए या विधानसभा के इलेक्शंस हुए उसमें क्यों जीत हासिल नहीं हुई। उसी पे मैं ये बात कहूंगी कि जब से पीडीए का एक नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सामने रखा है, लोग उससे जुड़ना शुरू हुए हैं। हम बात करते हैं, अभी आपने कहा कि बिहार में पीडीए नहीं चला, मैं कहती हूँ बिहार में तो बहुत सारी चीजें नहीं चली। बिहार में हम एक कहते हैं जो आज आम जनता, आपने एक बात और रखी थी कि जो वहां के कार्यकर्ता है वो भी भीड़ लगता है कि वो भी भीड़ है जो कार्यकर्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ कार्यकर्ता वोट देने नहीं जाते, जो जनादेश है, जो लोग हैं वहां के, वो लोग भी वोट देने जाते हैं, जो आज मैदान में है वहां पे। ये रिपोर्टर्स ही इस चीज को कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरी चीज, बिहार के इलेक्शन से हम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को बिल्कुल भी मैच नहीं करा सकते। उसके आधार पे हम यूपी के इलेक्शंस की आगे आने वाली रणनीतियों को नहीं रख सकते, क्योंकि बिहार के इलेक्शंस और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस बहुत अलग हैं, उनमें बहुत समानताएं हैं। दूसरी चीज, जो हमारा पीडीए है, हम कहते हैं पीडीए बांटता नहीं है, पीडीए जोड़ता है। पीडीए में पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, यहां तक कि अगड़ा भी है, आदि आबादी भी है। लेकिन बटोगे और कटोगे का जो नारा है, उसमें आप किसको बांट रहे हैं और किसको काट रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसी के साथ मैं ये आपको जवाब देना चाहूंगी कि पीडीए के साथ आज के मौके पे जितना जनादेश और जितने फील्ड में हम लोग जाते हैं, यहाँ सिर्फ टीवी पे सामने बैठने के अलावा मेरे पास फील्ड का भी बहुत सारा काम है। तो मैं जब फील्ड में जाती हूं तो वहां पे भी हम ये देख रहे हैं कि जो पीडीए हमारा आज एसआईआर चल रहा है, एसआईआर में इतने कम समय का एक समय दिया गया एसआईआर के लिए, उसमें जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, आप एसआईआर का फॉर्म जमा करा रहे हैं ऑनलाइन। जो हमारे बीएलओज हैं, वो बीएलओज एक टाइम पे, एक दिन में 100 से 150 फॉर्म से ज्यादा फॉर्म्स नहीं भरा पाते हैं। आप एक बार को ये सोचिएगा, 4 तारीख तक का आखिरी डेट है। जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, जिनको सिर्फ अभी तक यही लगता है कि हाँ वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम है, हम वोट आगे बढ़वा देंगे, हम तो वोट देने जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 2023 से 2025 तक जो हम एसआईआर का लागू कर रहे हैं नियम, वो उनको नहीं पता। ये पहले जागरूकता फैलानी चाहिए थी, उसके बाद एसआईआर लागू करना चाहिए था। ठीक नहीं सर, मैं थोड़ा सा टाइम, ठीक है शौर्या जी, आगे बात, आगे बात आपने अच्छी से रखी सारी बातें। हम कभी नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव का बिहार से कोई लेना देना। अगर अखिलेश जी हर सभा में ये नहीं कहते, बोलो भाई बिहार में बदलोगे सरकार की नहीं बदलोगे तो हम यूपी में बदल लेंगे, बिहार बदलेगा तो यूपी बदलेगा। उनने जोड़ा, हमने नहीं जोड़ा ना, हमने कभी नहीं जोड़ा। हम तो एक गांव से दूसरे गांव के चुनाव को भी नहीं क्लब करते हैं, उन्होंने जोड़ा हर रैली में और जनता से हामी भरवाई। हाँ भाई बदलोगे कि नहीं, बिहार से हवा उत्तर प्रदेश जाएगी, बिहार बदलेगा, यूपी बदलेगा। तो ये सवाल खड़ा होगा, एक चीज। दूसरी चीज, भारत की महान जनता पर भरोसा करना सीखिए। इन बातों में अब दम नहीं बची कि अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बेचारे गरीब हैं, लूटे पिटे हैं, वो फार्म नहीं भर पाए। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब है। सरकारी योजनाओं के फार्म भारत से ज्यादा दुनिया में कहीं नहीं भरे जाते। हर आदमी भर रहा फार्म, सरकारी योजना का कौन नहीं भर रहा। जमा करना भी जानता है और सब करना जानता है।
इसलिए ऐसा इसमें बहुत चिंतित मत होइए। यही समस्या बिहार में बताई थी, उसके बाद एसआईआर को छोड़ दिया। इसलिए यूपी में ऐसी कोई समस्या नहीं, आराम से लोग भर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मेरा वाहन चालक है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बीएलए फार्म दे गया, दोनों फार्म भर लिया, हमको एक बार दिखा लिया, अगले दिन बीएलए आया, उसको दे दिया, बात खत्म हो गई। मैंने उसके चेहरे पर कोई लोड नहीं देखा कि हाय राम बर्बाद हो गए, ना ना। और जिनको लग रहा है ऐसा, उन राजनीतिक दलों से मेरा निवेदन है, समाजवादी पार्टी ने 1,30,000 बीएलए लगाए हैं, बीजेपी ने 1,55,000 लगाए हैं। अभी मैं तो कह रहा हूं और ज्यादा बीएलए लगा दीजिए। कांग्रेस ने अभी बीएलए की लिस्ट ही नहीं बनाई, भगवान का नाम लेके। आम आदमी पार्टी ने भी नहीं बनाई, लेकिन एसआईआर की चिंता उनको बहुत है। अरे कार्यकर्ता भरे ना फार्म, वो किस काम में बिजी हैं? चुनाव लड़ना है तो फार्म भरो, गरीब के फार्म भरवाओ, जमा करवाओ। पुरोहित जी, लोग कह रहे हैं कि पराजय का शतक बनने में 4-5 चुनाव दूर हैं कांग्रेस, ऐसा आंकड़ा दे रहे हैं। मैं उसमें नहीं पढ़ रहा आंकड़ा सही है कि गलत है, उसको आधार वो गुलाम नबी आजाद जी की चिट्ठी बना रहे हैं जो उन्होंने लिखी थी कांग्रेस से इस्तीफा देते समय। उनने गिनाया था कि राहुल जी की लीडरशिप में कितने चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, उसी में बाकी चुनाव जोड़ के लोग कह रहे हैं कि अब शायद 94-95 हो गए, 4 या 5 बचे हैं। जी अमिताभ जी, हम बात करें यूनिवर्सल करें तो बड़ी सुंदर प्रतीत होती है। अगर हम कहें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इतने चुनाव हारे, वो बात अलग है, कुछ जीते बाद में सरकारें बीजेपी ने गिराली कर ली, वो सब राजनीति में कर। लेकिन मैं अटल जी अडवाणी जी युग की बात, आप तो इतने सीनियर हो, वो चुनाव नहीं जीता पा रहे थे तो क्या वो नेता नहीं थे? उन्होंने भी नेतृत्व रखा बीजेपी। तो ये सब चीजें नैरेटिव, मैंने कहा ना, फॉल्स नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा करने की मास्टरी रखती है। ये इसलिए कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव का असर ऐसा हो जाए, महागठबंधन टूट जाए। आने वाले 4 चुनावों में केरल में, तमिलनाडु में और बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में चुनाव में क्या होता है पता नहीं, कोई योजना लाते हैं, क्या करते हैं, क्या किस प्रकार की, लेकिन आज की स्थिति में अच्छी नहीं है स्थिति। तो क्या हम ये कहेंगे कि वहां मोदी जी का, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, अगर परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं आते हैं, क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस बंगाल का परिणाम तो आ जाने दो, तब मोदी जी की आलोचना करना। अभी तो गमछा घूम ही रहा है, नतीजा तो आने दो पहले। 2024 में जब मोदी जी नहीं जीत पाए थे लोकसभा चुनाव और कह रहे थे इतने पार करूंगा, नॉन बायोलॉजिकल मोदी की गारंटी है, ये है वो, जब नहीं आ पाई तो क्या मोदी जी का इतना क्रिटिसिज्म किया गया जो राहुल गांधी जी का, अखिलेश जी का, यहाँ सबका बैठ के कर रहे हैं सब लोग? और आपने मेरी बात को ये कहा कि मेरी तर्क संगत नहीं है कि राजीव गांधी जी के जमाने में भाजपा के वोट परसेंट आई, सीटें कम आई, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? गर्द उड़ गई, गर्द उड़ गई, तो फिर उनकी भी गर्द उड़ गई थी। राजीव जी ने कहा था हमने इनकी नसबंदी कर दी, उनको आपने, कांग्रेस ने नहीं कहा कि ऐसा मत बोलो। उनको भी कहना चाहिए था कि भाई ऐसा मत बोला करो यार, ये क्या शब्द होते हैं, नसबंदी कर दी, व्हाट द हेल। हाँ, वो आप जो शब्दों की बात करें तो मोदी जी को भी कहना चाहिए कि मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे, भैंस चुरा लेंगे, नहीं करना चाहिए। तो मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे, नसबंदी एक बराबर है। गजब करते हो भाई। मैं कह रहा हूँ कमाल है, 2014 से पहले जो नसबंदी कर दोगे आप। ठीक है, ठीक है पुरोहित जी, ठीक है, मैं आनंद दुबे के पास चलूं। ठीक है पुरोहित भाई, लेकिन ये बड़ा दंभपूर्ण काम शैली है कि हमने नसबंदी कर दी पार्टी की। आपके प्रतिस्पर्धी हैं, विरोधी नहीं है। कौन माइका लाल है जो पार्टी की नसबंदी कर देगा जनता के अलावा? और उसके बाद कांग्रेस की क्या स्थिति हुई? बार बार कहा जाता है नरेंद्र मोदी 24 का चुनाव हार गए, यह भी बड़ा दुनिया का सबसे फॉल्स नैरेटिव है। नरेंद्र मोदी की पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें कांग्रेस और सपा सब लोग उनको हारा घोषित करते हैं, उसमें उतनी सीटों से ज्यादा मिली जितनी सीटें 3 चुनाव में 14, 19, 24 में जितनी सीटें कांग्रेस ने कुल जोड़ के पाई, उनसे ज्यादा अकेले 2024 में मोदी ने पाई। इसलिए कांग्रेस को इस सब बहस में नहीं उलझना चाहिए। आपकी मार्कशीट अच्छी नहीं है, आप इस पंचायत में उलझ रहे। आप 14, 19, 24 तीनों जोड़ दो तो भी आप 240 नहीं हो। और जो लोग 240 पर मोदी को बताते हैं कि बैसाखी वाली सरकार होगी, फलाना होगा, ढिकाना होगा, उनको याद रखना चाहिए कि नरसिंह राव की सरकार कितने वोट, कितने मेंबर्स पर बनी थी। और दोनों बार यूपीए
कांग्रेस कितनी सीट लेके आई थी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने? 272 कभी नहीं लाई। राजीव गांधी के बाद से राजीव गांधी ने, पुरोहित जी मेरी बात को बाद में गूगल चेक कर लीजिएगा जाके, राजीव गांधी ने जिस दिन सदन में विश्वनाथ प्रताप प्रधानमंत्री थे, मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने वाले बिल का विरोध किया, पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया, 90 मिनट भाषण दिया। लिख लीजिए, ये जीवन भर काम आने वाली बात है। उस दिन से आज तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी 272 लोकसभा सदस्यों का मुंह नहीं देखी। इति सिद्धम। उस दिन से आज तक कांग्रेस कभी लोकसभा में अपने टिकट पर चुनकर आए 272 लोगों का मुंह नहीं देखी। 272 मतलब थिन मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी का नंबर कभी नहीं देखी। सरकारें बनाई 3 बार, लेकिन 272 कभी नहीं पाया ना। तब छत पर नहीं चढ़ना चाहिए चिल्लाने के लिए, नीचे से बात कर लो। मैंने तो तारीख बता दी, मेरी स्मृति में है राजीव जी का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछड़ों को आरक्षण देने का मतलब है हिंदुस्तान नरक हो जाएगा। उन्होंने कहा था ये जो मतलब गैर समझदार लोग हैं उनको आरक्षण देकर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही। धुआंधार भाषण दिया था, सारे अफसोस कर रहे थे, अरे राजीव जी क्या बोले जा रहे, देश में 50% पिछड़ा है। उस दिन से ऐसा अपशगुन हुआ पुरोहित जी, ऐसा अपशगुन हुआ, 272 का चेहरा देखने को तरस गई कांग्रेस। क्या जोड़ जटा के 272 हुए। इसलिए आप 240 वाले को नमस्ते करो। आप काहे को आक्षेप लगा रहे हो कि आपकी कोई हैसियत नहीं? आप तो 240 भी नहीं जीते। नहीं, छोड़ दीजिए, काहे चक्कर में पड़ रहे हो? जनता तो फैसला करी रही। आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बिहार से उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं, वो चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है, वो किताब अलग है, ये किताब अलग है। बीजेपी सहमत है? नहीं अमिताभ जी, बिहार में जो जो अब हो रहा है ये तो उत्तर प्रदेश में पहले हो चुका है। आप देखिए, आप जरा रिवाइंड जाइए तो आज जो जो बिहार में हो रहा है वो यूपी में पहले हो चुका है। वहां हारने के बाद रार है, यहां पहले हो चुकी है। वहां भी भगदड़ थी, यहां भी भगदड़ है। वहां भी जंगल राज था, यहां अराजकतावाद था। समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे होते थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए जाते थे। तो ये सारी चीजें तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी हैं। और अब जो पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश जी जो है, जो पीडीए, उसकी हकीकत को भी जनता परख रही है। लगातार चुनाव 14 के बाद से अखिलेश जी चुनाव हार ही रहे। लोकसभा चुनाव में 24 वाले में झूठ साच बोलकर उन्होंने कुछ सीटें अर्जित कर ली, लेकिन जब उनके झूठ का भंडाफोड़ हुआ तो उसके ठीक बाद जो उपचुनाव हुआ, जनता ने वहां बुरी तरह से उनको हराया, बुरी तरह से उनको हराया। उनके झूठ का सबक जो है जनता ने उनको सिखाया। अब अमिताभ जी, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि समाजवादी पार्टी इतना कुछ होने के बावजूद भी इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि वो जनता के मनोभाव को समझने में अक्षम है। वो जनता के मनोभाव को नहीं समझ पा रहे। और जब तक ये करेंगे, जब तक आप जनादेश को अपमानित करोगे, जब तक आप जनादेश को ठुकराते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जनता आपको श्राप ही देती रहेगी, आशीर्वाद नहीं देगी। हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता मित्र हैं वो कह रहे थे कि अटल जी और आडवाणी जी के दौर में भी भाजपा तो चुनाव हार ही रही थी। अरे साहब, हमने 2 से यात्रा शुरू की, उसके बाद लगातार बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। एक आध जगह छोड़ दीजिए तो घटे नहीं है। और 2 से आज यहां तक का सफर तय किया है। और इसलिए नहीं तय किया है, हमने कभी आरोप नहीं लगाया, आप लगातार सत्ता में रहे,
40 साल लगातार कांग्रेस सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि चुनाव आयोग की वजह से आप चुनाव जीत रहे। ज्योति बसु दशकों तक मुख्यमंत्री रहे, हमने कभी नहीं कहा कि चुनाव आयोग बिक गया है, वहां पर बैलेट पेपर, ये हम कभी चुनाव आयोग पे हमने आरोप नहीं लगाया। इसके अलावा इस देश में आप उड़ीसा में देखिए, पटनायक साहब रहे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, 3 बार से तो बहन जी ही है। हमने तो कभी नहीं कहा कि चुनाव आयोग की वजह से जीत रही है या ईवीएम हैक कर लिया जाता है, हमने तो नहीं कहा। इस देश में 2 बार यूपीए कांग्रेस पार्टी की सरकार 2 बार ईवीएम से ही चुन के आई। अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री बने और मुलायम सिंह जी और मायावती जी वो भी ईवीएम से चुन के आए। हमने कभी चुनाव आयोग और ईवीएम पे आरोप नहीं लगाया। आप भारतीय जनता पार्टी जहां जीत जा रही है, आप आरोप लगाना शुरू कर दे रहे हैं। आपका एक नारा है, जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। तो ये नारा आप बदल लीजिए। और मैं अमिताभ जी बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ अब औपचारिकता बन चुके हैं, इसके अलावा इनका राजनीति में कोई यथार्थ नहीं है आज की डेट में। और राहुल गांधी के साथ तो चुनाव लड़ना अमिताभ जी पीठ पर पत्थर बांध के तैरने के बराबर है, आप ये समझ लीजिए। ठीक, मुकेश सहनी को लेके बेगूसराय में कूद गए तालाब में, सहनी जी 0 पे पहुंच गए, 0 पे। अब सहनी जी को थोड़ा ना पता था कि राहुल गांधी पीठ पर पत्थर बांध के तैर रहे हैं। ठीक है आनंद जी, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति। ठीक। एक भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव हारी, एनडीए, हिमाचल हारी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि यहाँ वोट गड़बड़ हो गया, यहाँ फलान गड़बड़ हो गया, मशीन गड़बड़ हो गई, यहाँ पुलिस वाले ने गड़बड़ कर दिया, बूथ पे जो लोग थे उनको समोसा नहीं भेजा गरम इसलिए हार गए। इस तक बातें नहीं की। मुझे लगता है विपक्ष को भी इस बचकाने प्रयोग से बाहर आ जाना चाहिए। इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति बन रही जमीन पर कि जीत जाए तभी मानेंगे, वरना कह देंगे चुनाव फर्जी है। एक चुनाव बताइए जिसमें आप पराजित हुए हो और आपने साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो कि हम सब इंडिया अलायंस के नेता इस राज्य की महान जनता के जनादेश को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं पूर्ण विनम्रता से। हम और ज्यादा निष्ठा से जनता की सेवा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी की नहीं की। दुनिया की कहानी कहां की, कौन कौन पुराण बांच रहे हो। बिहार में आपने यात्रा चला दी, अब आप ही के सहयोगी कह रहे हैं कि ऐसी यात्रा कर दी कि भाजपा का वोटर जागृत हो गया। जितना वोट कभी नहीं पाए भाजपा वाले सीटें, उतनी मिल गई उनको। और नीतीश जी ने भी छक्का मार दिया। वो कह रहे राहुल जी नई यात्रा करते तो कम से कम तेजस्वी की हालत ऐसी खराब नहीं होती। मैंने कह रहा, उद्धव ठाकरे के लोग कह रहे हैं, उनको पूछिए जाके। और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य 27 का बिहार से कितना प्रभावित होगा ये तो चुनाव के बाद का विषय है, यह ज्योतिषी जाने। लेकिन एक सामान्य राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते मैं इतना तो कह ही सकता हूं, सौर्या जी भी उस बात से सहमत होंगे, पुरोहित जी भी, कि कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, उम्मीदवारों के मनोबल पर तो असर पड़ता ही है, चाहे यहां मानो या ना मानो। जैसे एक लोक जीवन का उदाहरण दे दूं, पुरोहित जी, किसी बड़े बूढ़े का देहांत हो जाए और उसकी खबर रिश्तेदारी में आए कि ताऊ जी नहीं रहे, तो ताऊ जी के उम्र के जो लोग इधर रिश्तेदारी में होंगे वो अवसाद में चले जाएंगे। इसलिए नहीं कि ताऊ जी के दुख में, इसलिए कि ताऊ जी का नंबर आ गया तो हमारा भी आएगा। नहीं है ना? बुजुर्ग लोग घाट नहीं जाते इसीलिए, फिर वो एक नए किस्म के भय के आगोश उसमें फंस जाते चक्रव्यूह में। इसीलिए मैं कह रहा हूं इतना बड़ा चुनाव असर न डाले। और कहे यूपी, तमिलनाडु में भी असर होगा मनोबल पर, बंगाल में भी असर होगा मनोबल पर।
ऐसा नहीं हो सकता। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं मानता हूं उनको फिर राजनीति की समझ नहीं। और जनता भी बौरी नहीं ना, वो भी जानती है। जनता के जनादेश को सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना सीखना चाहिए। जैसे एक बात कहता हूं, मेरी बात से सहमत होना चाहिए सबको। मुकदमा होता है अदालत में, दोनों तरफ के वकील गवाह सब जूझते हैं, एक दूसरे पर 100 आरोप लगाते हैं, सच्चे झूठे सब। लेकिन जब जज का निर्णय आ जाता है पुरोहित जी, क्या तो बाहर निकल के कोई जज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता कि जज कोई वकील कि ये जजवा जो है वो दुष्ट है। कोई बोलता है ऐसा? नहीं ना। कोई बोलता है जज चोर है? नहीं ना। राजनीति में वैसा सालिशबाजी शालीनता नहीं ला सकते। करोड़ों लोग वोट देते, आप उनके वोट के निर्णय को एक पल में खारिज कर देते हो, टीवी पे आके बोले सब चोर हैं। नो, सारे चोर हैं, डन, थैंक यू, ओके। जनता पागल अवाक बोली, हमने वोट दिया, हमको चोर बता रहा। हमने हराया आदमी को, हमने जिताया। अब मानने को तैयार नहीं करे ना। नहीं, सारा अब हाइड्रोजन बम आएगा। क्या हुआ? न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, वो कौन कौन से बम आए? वो सुतली बम भी नहीं चले, जैसे नहीं चले। अगर जनता ही जनार्दन है तो जनता के निर्णय का सम्मान क्यों नहीं हो सकता? कोई आखिरी चुनाव है, फिर चुनाव होगा। कोई पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि हम में कुछ कमी रही होगी, हमारी तपस्या में कुछ कमी रही होगी? राज्यसभा ना मिले, पुरोहित जी समझिएगा कहां इशारा है, राज्यसभा ना मिले तो नेता कहता मेरी तपस्या में कमी रही होगी। क्या? लेकिन जब आप लोग चुनाव हारते तो ऐसा नहीं बोलते कि हमारी तपस्या में कमी रही होगी, तो कहते कि वो ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद। अगर इस बात से कुछ वोट बढ़ रहा होता तो अब तक बढ़ गया होता बिहार में। नहीं, वहां तो यात्रा निकाल ली। नहीं बढ़ना है, बल्कि मेरी छोटी बुद्धि ये कहती है जनता इससे चिढ़ रही है। पुरोहित जी, शौर्या जी, मेरी समझ ये कहती है जितना आप वोटर को कटघरे में खड़ा करेंगे कि उसके वोट की कोई कीमत नहीं, बाबू और अधिकारी उसके वोट के साथ खेल रहे हैं, उतना जनता आपसे नाराज होगी। इस देश के सामान्य व्यक्ति के पास 5 वर्ष में एक बार सरकार बनाने और बिगाड़ने के अधिकार के अलावा और क्या है? पुरोहित जी, आप उसको भी उसके माथे पर नहीं लिखना चाहते, रहने देना चाहते। आप चाहते हो वो भी छिन जाए। उसको खराब लगता है, ननकू को खराब लगता है, रज्जाक को खराब लगता है। एक बार ही आजमा के देख लीजिए ना, ऐसे फार्मूले पे चल के आपने देख ली, रिजल्ट उल्टा आया। एक बार हमारे बताए फार्मूले पे चल लो। बंगाल में जो चुनाव परिणाम आए उसको विनम्रता से स्वीकार कर लेना। अच्छा, बंगाल में क्या करोगे? मान लीजिए कांग्रेस से दीदी तो अलायंस करेंगी नहीं, ये तय है। कांग्रेस की स्थिति भी बहुत खराब रहेगी, ये भी ठीक है बंगाल में। तब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? मान लो दीदी फिर जीत गई, तो आप तो वहां ये भी नहीं कह पाओगे डर के मारे कि दीदी ने गड़बड़ कर लिया। नहीं तो वो जेल भी भेज देंगी बंगाल में जितने नेता हैं आपके, उनको। तब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, उसकी चिंता कर लो। और क्या अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फिर बंगाल में? अगर बहन जी ममता जी दोबारा आ गई तिवारा, तो अखिलेश जी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फिर कि ममता बनर्जी ने भी चोरी की? फिर नारा लगाएंगे ममता बनर्जी वोट चोर, गद्दी छोड़। नहीं ना, ये तो देख लो भैया के आगे कुआं है कि खाई। इतना जोर से भी ना चिल्लाओ कि समझ ही ना आए कुआं खाई कहां गिर रहे हैं। जनता का जनादेश भारत में सिर्फ और सिर्फ जनता का जनादेश सत्ता दे सकता है। अपनी असफलता स्वीकार करना राजनेताओं को सीखना चाहिए। आपकी बुद्धि जनता की साझी बुद्धि से बहुत छोटी है, ये मानकर चलिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा और प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।